सर आप ये वर्ड डेमोसाइड क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्या हो रहा है? मतलब तो ये है कि जनतंत्र है उसका गला घोटना। कि इलेक्शन कमीशन को हर एक वेस्ट बंगाल के नागरिक में एक घोस्ट दिखता है जो कि या तो मुस्लिम है। दिस इज टिल्टेड इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। ये वेस्ट बंगाल के एसआईआर और इलेक्शन कमीशन के नए रोल जिसको आप अग्रेशन बोलते हैं उसके ऊपर कंटिजेंट है उनके अधिकार का गला घोट दिया गया। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए? द टेंट इज दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड बाय सर वेलकम टू द शो अगेन। इट इज़ Thank सच एन ऑनर टू टॉक टू यू और आपके थॉट्स जो हम सर एडिटोरियल्स में पढ़ते हैं वो आपके साथ डिस्कस करना एक प्रिविलेज है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सब लोगों के लिए जो देखते हैं। और सर जिस आर्टिकल ने इस इंटरव्यू को इंस्टिगेट किया या इंस्पायर किया है वो आपने अभी रिसेंटली लिखा है और सर वो मैं बताना चाहूँगा लोगों को। आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल फॉर पीपल। आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू रीड इट, क्योंकि अगर आप कंसर्न फील होते हैं डेमोक्रेसी के बारे में तो हम सबको कंसर्न थोड़ा सा हो जाना चाहिए। आपने सर इस आर्टिकल में एक वर्ड यूज़ करा है, डेमोसाइड। ऑफ कोर्स ये वेस्ट बंगाल के एसआईआर और इलेक्शन कमीशन के नए रोल जिसको आप अग्रेशन बोलते हैं उसके ऊपर कंटिजेंट है। सर आप ये वर्ड डेमोसाइड क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्या हो रहा है? तो सबसे पहले तो शुक्रिया आपने मुझे बुलाया, और दूसरा इस बात का भी शुक्रिया कि आपने इस पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर तवज्जो दी। सर देखिए, जो लफ्ज़ जिसके बारे में आपने पूछा डेमोसाइड, इसका सीधा साधा मतलब तो ये है कि जो डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, उसकी एक तरह से उसका गला घोटना, ये इसका मतलब है। ये मैंने नहीं इजाद किया है, ये वर्ड डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है जी। अब वेस्ट बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में इस लफ्ज़ को इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि जो 27 लाख से ज़्यादा लोग जिनके पास इस वक्त कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, जिनका नाम कट चुका है, उनके पास कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है कि वो इस इलेक्शन में अपना वोट डाल सके। तो उनको ये नहीं कहा गया है कि आप अयोग्य हैं, उनको ये कहा गया है कि आपके केस को एडजुडिकेशन की आवश्यकता है। और वो एडजुडिकेशन की एक स्टेज पूरी हो चुकी है, लेकिन अपील आप कर सकते हैं अगर आप एडजुडिकेशन में सफल नहीं हुए। तो उसके लिए एक अपेलेट ट्राइब्यूनल बना हुए हैं, एक से ज़्यादा बने हुए हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि 23 अप्रैल को पहला मतदान होना है, 29 अप्रैल को दूसरा मतदान होना है, तो क्या समय पर्याप्त है कि ये लोग 27 लाख से ज़्यादा लोग अपना अपेलेट ट्राइब्यूनल से निर्णय करवा पाएंगे? और अगर निर्णय करवा भी लें तो क्या वो मतदान कर पाएंगे? जिस दिन ये आर्टिकल छपा है उससे पहले रास्ते बंद थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया है कि जिसका केस अपेलेट ट्राइब्यूनल एग्री कर लेती है उसके लिए एक सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होगी जी। तो ये एक राहत उनको दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन डेमोसाइड, उन लोगों के लिए जो हमेशा से इलेक्टोरल रोल में पहले एग्जिस्ट करते थे, लेकिन किसी कारणवश उनका नाम इस वक्त अंडर एडजुडिकेशन आ गया और उनको मतदान करने की गुंजाइश नहीं है इस चुनाव में, उनके लिए एक तरह से ये उनके अधिकार का गला घोट दिया गया है। सर आपकी परमिशन से मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में थोड़ा सा जूम आउट करना चाहूँगा। और एक सर आपने कहा डेमोसाइड, उसके 3 पहलू हैं सर आपके आर्टिकल में, मैंने ध्यान से पढ़ा है। एक पहलू ये है कि आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जिसका काम होना चाहिए, जिसका फ़र्ज़ और धर्म यही होना चाहिए कि हर एक इलेक्टर को बचाना है और उसके वोट की अहमियत होनी चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो अब हॉलो हो गया है। हॉलो इज़ द वर्ड यू यूज्ड, दैट्स वन। नंबर 2, आपने ये भी कहा है कि इट अपीयर्स टू बी कि इलेक्शन कमीशन को हर एक वेस्ट बंगाल के नागरिक में एक घोस्ट दिखता है जो कि या तो मुस्लिम है
या वो वेस्ट बंगाल का, या वो इमिग्रेंट है, या इस टाइप का कुछ उनको लग रहा है. तो देयर अपीयर्स टू बी पैरानोया इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग, देयर अपीयर्स टू बी एन एक्सक्लूजनरी आइडेंटिटी टू द होल एक्सरसाइज. तीसरी चीज़ आपने कही है जो कि बहुत मुझे थोड़ी सी कंसर्निंग भी लगी और मुझे इस चीज़ ने टेंशन दी. सुप्रीम कोर्ट का रोल 2015 के बिहार के SIR से लेकर अब तक रेडिकली चेंज हो गया है. तब वो एक एक इलेक्टोर के बारे में सोच रहे थे और उन्होंने इंटरवीन भी करा था. इस बार ऐसा नहीं हुआ. तो सर, क्या ये 3 पहलू डेमोसाइड को ठीक से एलैबोरेट करते हैं? मतलब ये जो जिस तरह से SIR की प्रक्रिया जी. पिछले साल से चली है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो इलेक्टर का राइट है, राइट टू वोट, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कम कोशिश की जा रही है. और अगर आप अयोग्य हैं, उसको सिद्ध करने के लिए ज़्यादा कोशिश हो रही है. और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो इलेक्शन कमीशन का उत्तरदायित्व है, या जिसलिए उसको बनाया गया है, जो मकसद कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, उसमें 2 मकसद थे इलेक्शन कमीशन के. सर, एक मकसद ये था कि आप अच्छी तरह से इलेक्टोरल रोल तैयार करेंगे, उसके लिए आपके पास पूरे इख्तियार है. और दूसरा मकसद था कि जिस चीज़ का नाम इलेक्टोरल रोल में है, आप ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने आएँ. और मैं समझता हूँ कि पिछले 75 साल में इलेक्शन कमीशन ने इस रोल को बखूबी निभाया है. और तभी हमारा जो EP रेशियो जिसको कहते हैं, इसका मतलब है कि जितने योग्य लोग हैं 18 साल से ऊपर, अगर उनका अनुपात पॉपुलेशन कोहॉर्ट से लें, कि जो सेंसस में फिगर आते हैं कि हमारे देश में 21 साल से लोग कितने ज़्यादा हैं या 18 साल से ज़्यादा कितने, तो उसका जो अनुपात है वो लगभग 99% है. इसके मायने ये हैं कि हमारी जो इलेक्टोरल रोल बनाने की प्रणाली है वो बहुत सक्षम है. और हमेशा ये कोशिश रहती है उनकी कि जो जो लोग योग्य हैं उनका नाम शुमार किया जाए. और इसीलिए आज से नहीं, 1951 से ये प्रथा चली आ रही है. अगर आपको मैं थोड़ा समय में पीछे ले जाऊं, 1951 में जब पहला रोल बना था, उस वक्त भी ये मशक्क़त की थी इलेक्शन कमीशन ने. और हिंदुस्तान में फ़र्क यही था बाकी देशों से कि यहाँ पर जो तंत्र है इलेक्शन कमीशन का और जो सरकारी अदारा उसकी मदद करता है, उनकी जिम्मेदारी है कि जो जो लोग योग्य हैं उनका नाम इलेक्टोरल रोल में आए. हमने कभी ये नहीं कहा कि आप योग्य हैं तो आप अपनी योग्यता साबित करें, आप आएँ हमारे पास और आप अपना नाम दर्ज करवाएं, तब तो आपको वोटिंग राइट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है इंडिया में और बाकी मुल्कों में. जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पर 75-76% EP रेशियो है, हिंदुस्तान में 99%. तो कहने का मतलब ये है कि जैसे सेंसस ऑपरेशन होता है, तो सेंसस में जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं वो नहीं जाते जगह जगह के मेरा नाम सेंसस में आप शामिल कर दीजिए. तो लगभग वही प्रणाली समझिए कि इलेक्शन की भी है. जी. तो ये जो प्रक्रिया है, अब जो SIR की गई है, SIR में बुनियादी यही फ़र्क है. SIR कहती है कि नहीं, वी आर ऑन अ क्लीन स्लेट. आपका जो पुराना नाम था, सही था गलत था, वो अपनी जगह है. अब आपको अगर शामिल करना है तो आपको ये शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी. तो इसमें काफ़ी एक किस्म का विरोधाभास है. फ़र्ज़ करिए, और ये मैं आपको एक एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ, कि आप 1951 जब पहला इलेक्टोरल रोल बना था, उस वक्त आप 21 साल के थे, आपका नाम वोटर लिस्ट में था. तो अब आप 96-97 साल के होंगे और आप हमेशा से वोट डालते आए हैं. इस प्रक्रिया में अगर जो बिहार में लागू हुई थी, उसमें ये था कि अगर आप एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरते किसी भी वजह से, तो आपका नाम निकाल दिया जाएगा.
तो ये एक अनफेयर तरीका है कि अगर मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मैं 70-75 साल से वोट देता आ रहा हूँ, मैं आपकी एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर पूरा नहीं करता तो मेरा नाम आप निकाल देंगे। सर मुझे दो डाउट्स हैं। एक डाउट ये है सर कि आपने कहा एक अनफेयर ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर है और आप काफ़ी सर उस पर एम्फेसिस भी करते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर क्या है, बट मेरा सवाल है सर क्यों, वाई डू इट? हाँ, उसका बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल जायज़ है। और जब 24 जून 2025 को इलेक्शन कमीशन ने पहला नोटिफिकेशन निकाला था तो उन्होंने कहा था कि हम क्यों करा रहे हैं, और उनका पर्पस एक था, उन्होंने कहा वी वांट प्योर इलेक्टोरल रोल, सो दे वांटेड टू प्योरीफाई द इलेक्टोरल रोल्स। गुड क्वेश्चन। Was it not pure enough? Well, you can say it was pure enough because I think Indian electoral roll is considered to be very, very comprehensive, very correct, very inclusive. But उनमें 3-4 किस्म की कमियां हो सकती है। एक तो आपका नाम एक से ज़्यादा जगह एनरोल हो सकता है, क्योंकि लोग ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि मैं आज नोएडा में हूँ तो यहाँ पे रोल करवा लिया, कल 3 साल बाद मैं बैंगलोर चला गया तो वहाँ रोल करवा लिया, नाम मैंने कटवाया नहीं। तो एक तो डुप्लीकेशन, दूसरा त्रुटियाँ होती हैं इसके अंदर। और जैसे पिछले साल एक प्रेजेंटेशन किया था लीडर ऑफ अपोजिशन ने, उन्होंने कई त्रुटियाँ गिनाई थी कि इनमें ऐसे ऐसी त्रुटियाँ होती हैं। तीसरा, ममता बनर्जी मैडम ने कहा था कि 2 वोटर्स के पास एक ही एपिक नंबर है। तो इस किस्म के टेक्निकल और अलग अलग किस्म की इम्प्योरिटीज़ या इन्फर्मिटीज़ इलेक्टोरल रोल में आती हैं। और चौथी बात यह भी है कि कोई अयोग्य व्यक्ति किसी वजह से तो नहीं आ गया। सर ठीक है सर, मैं आपको आपकी बात पूरी तरह से समझता हूँ। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक क्लीनिंग ऑफ अ लिस्ट की बात करी एसेंशियली, और उसके पीछे असम्पशन जो भी हो। मेरा सर रिफाइंड क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिकली क्यों हो सकता है। मुझे पता है कि इसके पीछे वी विल नेवर नो द आंसर फॉर श्योर, इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? नहीं, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन तो देखिए, कहना इज़ अ गैस वर्क। मैं तो सिर्फ प्रक्रिया के बारे में बता सकता हूँ और जो नियम है, जो प्रेसिडेंट्स है, उसके बारे में बता सकता हूँ। और मुझे इसलिए इस चीज़ से आपत्ति है कि जो प्रक्रिया आपने अपनाई है जी, वो आपका मकसद पूरा नहीं करती। फर्ज करिए 1 मिनट के लिए आप मान लें कि आप ये कहते हैं कि अयोग्य लोग इलेक्टोरल रोल में आ गए हैं। जी, अयोग्यता का क्या मतलब है? आर्टिकल 326, उसमें 4 पैरामीटर्स हैं। एक, आप भारत के नागरिक हैं। दूसरा, आप 18 साल से ऊपर हैं। तीसरा, आप किसी कानून के तहत अयोग्य नहीं घोषित किए गए हैं। और चौथा, आप दिमागी हालत से तंदुरुस्त हैं। ये 4 के अलावा कोई अयोग्यता नहीं होती। तो अब हम अगर, जिसको कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, बिहार का इलेक्टोरल रोल पूरा बन चुका है, उसमें उसके इलेक्शन भी हो चुके। आप ये बताएं कि उसमें से कितने अयोग्य लोगों को निकाला गया है? कितने इन सर? 4 पैरामीटर्स। बाकी इम्प्योरिटीज इलेक्टोरल रोल में अगर आप क्लियर करते हैं, उसके लिए तो आपका एक नॉर्मल प्रोसीजर अवेलेबल है। तो ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है, इसमें ओनस ऑफ प्रूविंग योर एलिजिबिलिटी हैज़ बिन पुट ऑन द इलेक्टर। Whereas, as I said in the beginning, कि हमेशा से हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन की और जो तंत्र उनके साथ काम करता है, उनकी जिम्मेदारी थी कि हर इलेक्टर को, हर योग्य इलेक्टर को इलेक्टोरल रोल में शामिल करें। सर क्या मैं इसको बैक ट्रैक कर सकता हूँ बिहार वाले एग्जाम्पल को और अपने खुद के आंकड़ों से कुछ कंपेयर करना चाहता हूँ? 2025 के पोल्स हुए, एक जो आपने बात करी कि अब हम इन सिंपल लैंग्वेज आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं क्योंकि इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप प्रूव करो अगर आपको डिस्क्वालीफाई क्यों करना चाहिए। ये अप्रोच रही वहाँ पर, जिसमें 65 लाख लोगों के नाम डिलीट कर दिए गए। इन्होंने पिटिशन करी, पिटिशन मुझे लगता है पेंडिंग है, नहीं है, बट तब तक इलेक्शन हो चुके थे, तो दे वर इफेक्टिवली एक्सक्लूडेड। और आप ये कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 324 है, 326 326 कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया
ये 65 लाख लोग उस क्राइटेरिया से मैच नहीं करते. दे वर डिस्क्वालिफाइड जस्ट बिकॉज दे वर एक्सक्लूडेड एज अ डिफॉल्ट. नहीं, दे वर एक्सक्लूडेड बिकॉज 20-22 लाख लोग मर गए थे. अच्छा. 25-26 लाख लोग के नाम दे हैड माइग्रेटेड फ्रॉम दिस स्टेट टू अनदर प्लेस. 7-8 लाख लोग ऐसे थे जिनके नाम 2 जगह थे. तो ये तो पूरा ब्रेकअप दिया है इलेक्शन कमीशन ने. तो सवाल ये है जिसका अभी तक कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है कि वो जो आप कह रहे थे कि आर्टिकल 326 के तहत अयोग्य लोग आपके इलेक्टोरल रोल में आ गए, वो कहाँ है? वो कहाँ है? ये प्रश्न है मेरा. तो इसलिए, और ये जो 3 तरीके हैं निकालने के, सर, कि अगर किसी की डेथ हो गई है, अगर कोई माइग्रेट कर गया है और किसी का नाम 1 से ज़्यादा जगह है, उसके लिए तो आपकी रूटीन सिस्टम अवेलेबल है. उसके लिए आपको SIR कराने की ज़रूरत नहीं है. सर, एक सवाल मैं थोड़ा सा फिर से रीइटरेट करना चाहता हूँ डिफरेंट तरीके से, क्योंकि इट इज़ द एलिफेंट इन द रूम. आई नो कि हम लीगल बात कर रहे हैं और हम ब्यूरोक्रेटिक लॉजिस्टिकल लिस्ट को क्लीन अप की बात कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है SIR. पर अल्टीमेट आउटकम तो सर उसका इलेक्शन ही है. इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इलेक्शंस अल्टीमेटली हियर और देयर. समबडी विल बेनिफिट एंड समबडी विल नॉट बेनिफिट एसेंशियली. ये जो सर 90 लाख वोटर हैं जिनके नाम रिपोर्टेडली हटाए गए हैं, जिसमें 34 लाख अपील्स अभी पेंडिंग है, ये पॉलिटिकली क्या कर सकता है सर? आई नो दैट दिस इज अ लिटिल बिट आउटसाइड द एम्बिट. नहीं रवि, मतलब ये सवाल आपका जायज़ है, लेकिन मैं आपसे कुछ और कह रहा हूँ. सर, एक व्यक्ति का नाम भी गलत तरीके से हटाया है, वो गलत है. तो बात आउटकम की नहीं है. ये डिलीशन से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, वो बात है ही नहीं रेलेवेंट. रेलेवेंट ये है कि क्या सिस्टम ने ऐसा प्रोसीजर इख्तियार किया जिससे लोगों की डिफ़िकल्टीज बढ़ी और जिससे उनको कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा आपने कि वो अपना राइट टू वोट प्रोटेक्ट कर पाए. अब अगर आपने एक सिस्टम बनाया, मैं उसको डिस्प्यूट नहीं करता, लेकिन अगर आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया और आपको पता है कि 4 महीने बाद इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है ये सोचना कि क्या ये प्रक्रिया पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी. और अगर नहीं हो पाती तो फिर मैं कैसे इलेक्शन कराऊंगा. सो इफ़ेक्टिवली, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ हुई है प्रोसीजरली, ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है. अंडर द लॉ ऑफ द लैंड, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर under the Representation of People Act and the Registration of Electors Rules, he is the final authority for entering your name or excluding your name. Right? उसकी अपील आप डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को कर सकते हैं जी. उसकी अपील आप CEO को कर सकते हैं. ये हमारा सिस्टम है. लेकिन यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन अराइज होगी कि आपको सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके जुडिशियल ऑफिसर्स करीब 800 लगाने पड़े एजुडिकेट करने के लिए, और फिर उसके लिए 18 अपीलेट ट्राइब्यूनल बनाने पड़े. तो these are all unprecedented things. And if this system, for whatever reason, has been put in place, then there should have been enough time for everybody's case to be decided in time. क्योंकि ये कहना कि चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं दो, अगली बार दे देना, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स नहीं है कि आप किसी एलिजिबल वोटर को कहें कि भाई हम आपका फैसला नहीं कर पाए, वेरी सॉरी, इस बार आप छोड़ दो, अगली बार आप वोट दे देना. आई थिंक दिस इज अनफेयर. और यही हुआ बिहार में सर. वहाँ पे इलेक्शन हो गए और अपील्स अभी भी पेंडिंग है. नहीं, बिहार में ये वाला सिस्टम नहीं था. जो जुडिशियल ऑफिसर्स और अपेलेट ट्राइब्यूनल जो इस बार वेस्ट बंगाल में बनाए हैं वो नहीं था. बिहार में ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का एक टूल इस्तेमाल किया गया है, ये बिहार में नहीं था. सर, एक एंगल जो इसके अंदर है
ऑब्वियस है और थोड़ा सा डिस्टर्बिंग भी है, वो आपने खुद हाईलाइट किया है, वो कम्युनल एंगल है. आपने कहा है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीज द घोस्ट ऑफ एन इंट्रूडर इन एवरी बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम, and it is effectively appears to be doing what the state wanted to do in CAA NRC but could not. तो क्या हम इसको एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं कम्युनल एंगल का, और अगर नहीं भी कर सकते, इंटेंशन नहीं भी है, तो इम्प्लीकेशन क्या है? नहीं, इसका इम्प्लीकेशन बड़ा साफ है कि अगर ये बात सही है जी. कि इलीगल रेफ्यूजीज यहाँ पर आए हैं, ठीक है, तो उनको आइडेंटिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार की है, इलेक्शन कमीशन की तो नहीं है. आप असम का एग्जाम्पल लीजिए. असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बना, वो प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई, वो बात अलग है. उसमें 19 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम उस कैटेगरी में आए जिनको नॉन सिटीजन्स माना गया. उनके वोटिंग राइट्स नहीं छीने गए क्योंकि उनके केस का फैसला नहीं हुआ. और पहले भी ऐसे हुआ था कि एक डी वोटर्स की लिस्ट बनाई गई थी, डाउटफुल वोटर्स, और जिन लोगों को डाउटफुल वोटर्स लिस्ट में डाला गया है असम में, इस बार नहीं, पिछली बार की बात कर रहा हूँ मैं जी, उन लोगों को भी इसी तरह से वोट देने से महरूम रखा गया था. उनके केसेस का क्या फैसला हुआ वो किसी को नहीं पता आज तक. सो मेरा सिंपल सवाल ये है और पॉइंट ये है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन या इलेक्शन कमीशन ऐसी प्रणाली क्यों बना रहा है जिसका कोई हर्ष समय से नहीं निकलेगा. आपको क्या लगता है सर, क्यों बना रहा है? मतलब मुझे लगता है कि ये, तभी मैंने कहा कि थोड़ा एम्बिशियस आप हो गए कि आपने सोचा कि हम बिल्कुल क्लीन अप कर देंगे. ये पहले कभी भी इलेक्शन कमीशन ने इस किस्म की कार्रवाई नहीं की. और मैं ये कहता हूँ कि देखिए, भारत के कानून की और जनरली पूरे लॉ की एक एसेंशियल स्पिरिट होती है, और वो स्पिरिट ये है कि 5 निर्दोष आदमी, दोषी व्यक्ति चाहे छूट जाए, निर्दोष आदमी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए. अब अगर जिन लोगों ने 10 बार 5 बार पहले वोट दिया है और वो आपकी कानूनी प्रक्रिया के तहत इलेक्टर्स लिस्ट में आए हैं, उनको इस बार इस वजह से निकाल दिया या निकल गए कि हम प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए. मेरा ये लिमिटेड पॉइंट है. पर मुझे पता है कि ये थोड़ा स्पेकुलेटिव है, पर डेमोसाइड वर्ड सर लेकर ही वहीं जाता है. एक तरीके से आदमी सोचता है कि डेमोक्रेसी को मैनिपुलेट करके फ़ायदा किसको होगा? किसी को भी हो, मुझे तो नहीं होगा. मेरा जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है मुझे, कॉन्स्टिट्यूशन ने इफ्स एंड बट्स सिर्फ वो 4 लगाए हैं, इसके अलावा कोई नहीं लगाया. और मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ. आपकी प्रक्रिया के तहत मुझे इलेक्टर बनाया गया था, अब मुझे आपने हटा दिया, और मुझे हटा दिया और मुझे पूरा समय नहीं दिया कि मैं अपनी कष्ट का निवारण कर सकूं. और सर इतनी देर में जाहिर सी बात है इलेक्शन भी हो जाएंगे और काउंटिंग भी हो जाएगी और रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएंगे और इसका नतीजा नहीं निकलेगा, तो क्या आपको लगता है ये रिवर्सिबल है? और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिस्टम की है, जिसने ये प्रोसीजर बनाया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाहिर है उन्हीं की है. और बार बार देखिए, मैं, क्योंकि आप जब पब्लिक सर्विस डिलीवर करते हैं, और इलेक्शन कमीशन को जब इजाद किया गया था, और मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है. सारी ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, वेदर इट इज़ पार्लियामेंट, वेदर इट इज़ सुप्रीम कोर्ट, वेदर इट आर ट्रिब्यूनल्स, CAG, फाइनेंस कमीशन, नेम एनीवन, उनका सारों का काम, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उनका काम सरकार के काम से मिला जुला हुआ है, डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट है. इलेक्शन कमीशन इज द ओनली एजेंसी जिसका सरोकार सीधा लोगों के साथ. उस काम में इलेक्टोरल रोल बनाने में सरकार का कोई रोल नहीं है. इट इज बिटवीन द इलेक्शन कमीशन एंड द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. सर आपने कहा कि
इलेक्शन कमीशन स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम अदर बॉडीज जैसे कि यूपीएससी, क्योंकि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट वोटर्स की तरफ होता है और वो ट्रूली इंडिपेंडेंट बॉडी है और वो एक ऐसी इकलौती बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में है। पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है सर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी कमिश्नर्स का 2023 के बाद खासकर, वो तो ये सजेस्ट नहीं करता है, क्योंकि अब के पैनल में प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन 2:1 के रेशो में डिसाइड करते हैं। हाउ कैन वी जस्टिफाई दिस? देखिए, इसको हिस्टोरिकली आप देखिए। हिस्टोरिकली तो कोई प्रोसीजर सिर्फ यही था कि सरकार जिसको चाहे अपॉइंट कर देती थी, तो नाम भेजती थी, राष्ट्रपति अपॉइंट करते थे। तो पहले कोई कमेटी नहीं थी और लोगों ने पिटिशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये प्रावधान था कि पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकती है इसके बारे में। तो लोगों ने कहा जी लॉ तो बनाया ही नहीं आज तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में फरवरी या मार्च की बात है, ये कहा कि जब तक आप ये कानून नहीं बनाते तब तक एक कमेटी होगी जो प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस उसके मेंबर होंगे। ये ऑर्डर हो गया, लेकिन उसमें उसी ऑर्डर में ये भी कहा था कि जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाती, और पार्लियामेंट ने कानून बनाया और ये कानून जो आपने पढ़ा जी, ये वो कानून है सर। अब इसमें सवाल ये है, 2-3 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि और सिलेक्शन पैनल में चीफ जस्टिस नहीं है, चीफ जस्टिस होते हैं और इसमें भी हो सकते थे, लेकिन सरकार ने किसी वजह से चाहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा के और एक मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर रख दिया। तो जो इनबिल्ट एक टिल्ट आ गया इसके अंदर, उससे पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल इस डिसीजन के खिलाफ हुआ कि एविडेंटली दिस इज टिल्टेड इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि 2:1 में तो एलओपी का अगर ओपिनियन दूसरा भी होता है, ही विल बी ओवर रूल्ड, राइट। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू डिसएग्री विद द पीएम। तो एक तो ये बात है डिज़ाइन, जबकि मैं ये कहता हूँ कि और ऐसे पैनल्स हैं जिसके अंदर चीफ जस्टिस हैं, तो इसमें भी हो सकते थे। मुझे लगता है कि इसमें सरकार ने एक सेल्फ गोल बना दिया। बहुत आसान था कि चीफ जस्टिस को, और मैं इस पक्ष का नहीं हूँ कि चीफ जस्टिस ज़रूरी हो इस पैनल में, कोई भी और आउटसाइड बॉडी हो सकती है। द आइडिया इज़ टू broad base the selection process so that there is a degree of objectivity attached to the process. I think that should have been the process. It is now challenged in the court. So the matter is pending before the Supreme Court. People have taken this. But my last point on this is कि procedure और outcome ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसी प्रोसीजर जिसमें चीफ जस्टिस हो या ब्रॉड बेस सिलेक्शन पैनल हो, उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आप बेस्ट कैंडिडेट निकल के बाहर आएगा, क्योंकि कैंडिडेट बेस्ट है या नहीं ये उसके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जिस 75 साल या 73 साल में अलग अलग चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स लगाए गए, वो तो सरकार ने बिना किसी कंसल्टेटिव प्रोसेस के लगाए थे। और उनके काम करने का तरीका ये था कि इलेक्शन कमीशन को ये प्रेस्टीज हासिल हुआ और विश्वास हासिल हुआ लोगों का। तो ये नहीं कह सकते कि क्योंकि उनको सरकार ने बिना कंसल्टेशन के अपॉइंट किया था इसलिए वो सारे फैसले ऐसे करते थे जो सरकार के फेवर में हो। सर, ये तो ऑल द मोर रीज़न होना चाहिए कि अगर आप फॉर्मली आप लॉ बना रहे हो तो उसमें तो जस्टिस should not only be done, it should appear to be done वाला रूल अप्लाई करके वो करना चाहिए था। Absolutely, I agree with you entirely. That's why I'm saying it's a self goal. And this is unfortunately one decision because of which the decision is taken by the government, but the reflection is cast on the election commission. Right. Because for all you know, the election commissioners appointed under this process may discharge their duty absolutely impartially and objectively. But
The taint is that you have been selected by Yes. a panel which was prejudiced. Yes. And sir, you mentioned performance. अच्छी performance can't be. But वही अच्छी performance की definition कौन decide कर रहा है? ये भी एक सवाल हो जाता है. लोग, आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी इम्पार्शलिटी है, ये लोग डिसाइड करते हैं. तो सर उस हिसाब से तो फिर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई. देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन का क्रेडिबिलिटी है वो हमेशा से टॉप पे रही है. जी. अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है ऑफिशियली, और उन्होंने ये कहा कि अगर आप कोई सर्वे करें और कोई पोल करें कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो इलेक्शन कमीशन नंबर 1 पे आएगा. और ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट नहीं, ये कई सारे सर्वेज में ये बात आई है. जी. लेकिन ऑफ लेट जो CSDS ने सर्वे किया है उसमें ये पाया गया कि लोगों का ट्रस्ट थोड़ा शेक हो गया है, और जो क्रेडिबिलिटी नंबर्स थे पहले वो अब कम हो गए हैं. ये मैं नहीं कह रहा, ये सर्वे कह रहा है. सर अनप्रेसिडेंटेड बातों की हम कर ही रहे थे डिस्कशन, और उसमें से कुछ अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हमने लिस्ट भी करी, जिसमें से एक थी CEC के रिमूवल की मोशन जो पास करने की कोशिश करी गई, जो अभी तक कभी नहीं हुआ है. It बिल्कुल सही है आपकी. reflective of this unprecedentedness that is happening, and also reflective of this supposed lack of trust. आपका इस पे क्या ओपिनियन है सर? देखिए, ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जो पार्लियामेंट में मोशन मूव किया गया उसमें लगभग 192 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने साइन किए थे. तो आप ये समझिए कि जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने एक तरह से ये प्रस्ताव सामने लेके आए हैं. सो द ऑपोजिशन पार्टीज टुडे, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, दे रिप्रेजेंट द मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्टर्स and voters also. And if they have brought a motion which expresses no confidence in the Chief Election Commissioner, then I think the least that should have been done, that it should have been debated in the parliament. Yes. People should be allowed to express their opinion. But in their wisdom, the deputy chairman and the speaker decided not to admit the motion. That's a separate thing. But yes, I think this is the first time in the history of India that parties have expressed no confidence in the election commission. Which brings Which is not a good sign. No, which brings the word back into highlight, democide. Sort of, जहाँ तक I don't know about it is perhaps not the death of democracy, but it's suffocating democracy, perhaps, like you put it. Well, all that I can say is that these things are not healthy indicators for a democracy. So I guess in this context, of course, जो सबसे healthy चीज़ है वो हम already कर ही चुके हैं, which is to spread awareness about it and to talk about it openly, which requires, of course, courage, for which you are known and for which I have immense respect for you. And not only me, many, many people in this country. And so for that, particularly for that, thank you for being you, and for being who you are, and for writing, and for talking about it, and for educating us, and for saying things which perhaps nobody else will say. So it's a privilege and a great honor to speak to you. Thank you very much. And I think that it is important for citizens to keep discussing these issues, because I think public authorities must be kept on watch. Amen to that, sir. Thank you.